मेरा मुद्दा है वो ये है, 5/7 को मेरे घर एक रेट होती है जिसके ऊपर मतलब राना अकरम साहब जो आते हैं और उसके साथ 15 से 16 लोग पुलिस वाले और कुछ लोग सिविल कपड़ों में थे और कुछ लोग यूनिफॉर्म में थे। वो आते हैं, वो रेड करते हैं, जिसमें से मेरा घर का सामान और मेरा हस्बैंड और मेरे हस्बैंड की गाड़ी वो घर से लेके चले जाते हैं। और सुबह 7:45 पे आते हैं और 8:45 तक वो 1 घंटा रहते हैं। और 1 घंटे में उन्होंने जो जो घर का सामान था, इवन दैट शैम्पू तक कोई चीज़ नहीं घर पे छोड़ी, सब कुछ वो लेके चले गए। और हम लोगों ने मैंने पूछने की कोशिश की, मैंने थोड़ा सा शोर डालने की कोशिश की, तो उन्होंने मेरे कनपट्टी पे पिस्टल रख दिया कि अगर तुम बोलोगी तो हम तुम्हें मारेंगे भी और हम यहाँ पे मतलब गलत भी करेंगे, हम यहाँ तक ज़िना भी करेंगे अगर ज़्यादा डिस्टर्ब करोगी तो। मैं थी, मेरी भाभी थी, मेरा हस्बैंड था घर पे और उसके बच्चे थे, मेरी भाभी के, मेरे भाई के बच्चे थे। ये सिनेरियो हुआ, इन्होंने वो लेके चले गए। उस दिन के बाद इन्होंने क्या किया कि जो ना मुझे कॉल आती है पहली 6 तारीख को मेरे हस्बैंड के नंबर से, उधर से राना अकरम ने की है। राना अकरम कॉल करके कहता है जी हम आपके साथ कुछ सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो आप जो ना कुछ भी ऐसा वैसा भागे नहीं तो हम आपको आपके हस्बैंड को छोड़ देंगे। मुझे नहीं पता, मेरा अल्लाह वाहिद जानता है कि क्यों लेके गए। मैंने समझा मेरी शोबिज़ में काफ़ी लोगों से प्रॉब्लम चल रही है, मेरे काफ़ी मामलात डिस्टर्ब थे, जिसकी वजह से मैं शोबिज़ से भी आउट हुई थी। क्योंकि देखो, जिसका एक बंदे का बहुत ज़्यादा अरूज होता है और अरूज के टाइम पे छोड़े तो इसका मतलब है उसकी कोई बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है। मैंने सोचा हमारी बहुत सी आर्टिस्टों के बहुत गलत हालात हुए हैं, कुछ लोगों को कत्ल किया जाता है, कुछ को दबा के बिठाया जाता है, किसी के साथ कुछ ज़्यादतियाँ होती रहती हैं। मैंने कहा उन ज़्यादतियों से बचने के लिए मैंने शादी कर ली। लेकिन वो शादी का जो क्या हुआ कि मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मेरे साथ क्या होना है। इन्होंने मेरे हस्बैंड को लेके गए, मेरे हस्बैंड को जाके इन्होंने 6-5 दिन अंदर रखा है। पहले दिन इन्होंने कॉल की जी, इन्होंने बोला जी 50 लाख रुपया हमें चाहिए तो हम आपके हस्बैंड को छोड़ देंगे। मुझे नहीं कॉल आती है मेरे हस्बैंड ने करवाई है मेरे ससुर को। मेरे ससुर ने बोला कि बेटा हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, हम इतने पैसे कहाँ से देंगे। हाँ 31 लाख रुपया हम कर लेते हैं, 30 लाख रुपया हम आपको दे देते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बात करते हैं जी। 2 दिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, हम लोग टू मच डिस्टर्ब हो गए। डेफिनेटली हम मेंटली टॉर्चर हो रहे थे और टू मच टॉर्चर किया। और मुझे कहता है कि मेरी ना हालत इन्होंने बहुत ख़राब की और मुझे कहते हैं कि जैसे जैसे हम बोलते हैं ना वैसे वैसे तुम पीछे बोलो, वरना हम तुम्हारी और भी हालत ख़राब करेंगे और हमें रोकने वाला कोई नहीं है। अच्छा क्या, मैंने कहा बात क्या है। वो बात पूरी करने ना दे। राना अकरम ने 2 दफ़ा फ़ोन करवाया और राना अकरम कहे बीबी आपको नहीं पता, आप इधर आए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या बात है। मुझे मेरे जो वकील हैं आसिफ भाई, मैंने इनसे बात की। मैंने कहा आसिफ भाई मुझे ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि भी आप आएँ, आपसे बात करनी है। तो आसिफ भाई ने मुझे बोला, क्योंकि ये वकील है, मैं नहीं जानती इन चीज़ों को, ये जानते हैं। इन्होंने बोला कि भी जो है ना आपने नहीं जाना, क्योंकि ये ना हो कि वो आपके हस्बैंड को लेके गए हैं, आपको नहीं पता किस बिहार पे लेके गए हैं, तो ये ना हो कि आपके ऊपर भी कोई मसला बना दे। मैंने उनको बोला कि आई एम सॉरी मैं नहीं आ सकती, लिहाजा आप मुझे यहाँ पे बताएं क्या बात है। अच्छा जी, दूसरी दफ़ा उन्होंने बोला जी 70 लाख रुपया चाहिए, 7 तारीख को बोला। हमने उनको बोला जी मतलब जो है ना आप हमें वजह तो बताएं किस बिहार पे लेके आए हैं, क्या बात है क्या बात नहीं है। अच्छा, राना अकरम ने मुझे बोला कि भैया आप जो है ना आ जाएं, मेरे ऑफिस आ जाएं, हम आपको वजह बताते हैं। अच्छा जी, मैंने दिल में सोचा कि भी मैंने अपने आसिफ को भी, वकील भाई को भी लिया, दूसरा भी एक मेरा भाई था उसको भी लिया, लेके मैं चली गई। मैंने कहा क्या होगा, मार देंगे, मर जाएंगे, पहले भी तो मर ही गए ना, जो सूरत हाल हो गई है। अच्छा जी, हम गए, हम वहाँ पे 2 घंटे खड़े रहे, इन्होंने दरवाज़ा नहीं खुलवाया। उन्होंने बोला जी अंदर से कॉल करवाएं, तो वो अंदर से आके दरवाज़ा खोलेंगे, बोलेंगे तो हम दरवाज़ा खोलेंगे, वरना हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। एनी हो जी, इन्होंने के नंबर बंद थे, मैं अंदर नहीं गई, इस वजह से हम लोग वापस आ गए। 10 तारीख को हमें पता चलता है जी मेरे हस्बैंड के ऊपर पर्चा हो जाता है। और पर्चा जो है वो इन्होंने दिया 9C का। 9C का जो पर्चा दिया उसका हमें तो मुझे तो पहली दफ़ा मैंने 9C पहली दफ़ा सुना, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये 9C क्या होता है। अच्छा जी, मैंने आसिफ भाई को बोला ये 9C क्या होता है, कहता है ये तो उसका ड्रग्स का पर्चा, मंशियात का पर्चा होता है। अच्छा जी, हमने सोचा कि चलो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। जब पर्चा हमारे सामने आया, पर्चे के ऊपर टू मच मवाद, और उसका जो वक़ुआ वारदात उन्होंने डाला वो डाला वादत कॉलोनी का। जब हमारे घर से लेके गए सारा सामान, सारी चीज़ें लेके गए, तो उधर वादत कॉलोनी का कोई तुक ही नहीं बनता। उसके बाद क्या किया, मैंने CCPO में एक एप्लीकेशन दी, जो एप्लीकेशन थी
वो मेरी जो इस मौके पे थी कि भी ये मेरे घर आए, मेरा सामान लेके गए, मेरे हस्बैंड लेके गए, मेरे हस्बैंड की गाड़ी को लेके गए और हम लोगों को इन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया और जो है ना हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। अच्छा जी, हमारी जो उधर से इंक्वायरी होती है एसपी क्या नाम था, इंटरनल ऑफिसर, अच्छा जी, इंटरनल ब्यूरो ऑफिसर। अच्छा जी, उनके पास हमारी इंक्वायरी जाती। उन्होंने रानी अकरम को गिल्टी करार देते हुए उन्होंने बोला कि जी आप जो ना अब ये जो इंक्वायरी है ना ये जाएगी स्टैब्लिशमेंट के पास, डीआईजी इमरान सीनियर। अच्छा निगार साहबा ये बताएं, आपके अलावा मैडम सवाल फंसे, निगार साहबा आपके अलावा क्या वहाँ पे और भी आर्टिस्ट आती थी, क्या उनको भी ब्लैकमेल किया जा रहा है? क्या बताइए, आप अकेली सर विक्टिम में भी हैं? बहुत सी आर्टिस्ट हैं जो मैं नाम नहीं बता सकती, आई एम सॉरी, मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी ख़राब हो वो नहीं मैं चाहती।